गढ़चिरौली की आंकड़ेवारी अगर देखें, गढ़चिरौली आदिवासी बहुल जिला है, तकरीबन 40% पॉपुलेशन आदिवासी है। तो उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो मार्च 2020 से मार्च 2021 तक 10,000 केसेस ये जिले में डायग्नोस हुई थी और तकरीबन 100 मृत्यु हुए थे। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू गांव कैफे। गांव कनेक्शन के गांव कैफे में आप सभी का स्वागत है। पिछले 15 महीनों से देश ही नहीं पूरा विश्व जो है वो कोरोना की जो लहर है उससे जूझ रहा है। पिछले 2-3 महीने अगर हम देखें तो भारत के लिए बहुत मुश्किल का वक्त गुजरा है, क्योंकि सेकेंड वेव के चलते काफी ही स्टेट्स में कोरोना बुरी तरह से फैल गया था। इवन ग्रामीण भारत और ट्राइबल एरियाज में भी कोरोना को अपने चपेट में पूरी तरह से ले लिया था। जहां तक अर्बन भारत की बात करें अगर हम, तो उसके बारे में कोरोना के लिए जानकारी हमारे पास फिर भी आ रही थी, पर ग्रामीण भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव का क्या असर रहा, या फिर हमारे ट्राइबल एरियाज में कोविड-19 की सेकेंड वेव का क्या असर रहा, इसकी जानकारी बहुत कम आ पाई है। तो इसीलिए आज हमारे गांव कैफे के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर योगेश कलकोंडे, जो कि बाय प्रैक्टिस जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और पिछले 10 वर्षों से वो गढ़चिरौली में सर्च करके एक बहुत ही वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल एरियाज में हेल्थ के ऊपर काम करती है, उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और इससे पहले डॉक्टर योगेश जो है 10 साल जो है यूएस में पढ़ा भी चुके हैं मेडिसिन के बच्चों को। तो डॉक्टर योगेश, आपका गांव कैफे में बहुत स्वागत है। पहले अगर आपसे हम जानना चाहें डॉक्टर योगेश की पिछला जो आपका 10 साल आप रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में काम कर चुके हैं, और पिछले जो 15 महीने आप देखें कोविड के पेंडेमिक को लेकर, उसको देखते हुए एज अ डॉक्टर आप क्या देखते हैं? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 10 साल का और ये पिछले 1 साल का। जी निधि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गांव कनेक्शन पे मुझे बोलने के लिए, चांस देने के लिए। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे ग्रामीण और आदिवासी भागों के बारे में, कोविड के बारे में कुछ चर्चा करें। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन दो जो एरियाज है इसमें बहुत सारी बात नहीं होती है। जब भी हम कोविड के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारा डिस्कशन जो होता है मीडिया में, वो जो अर्बन इंडिया है या सिटी में रहने वाला इंडिया, उसी के बारे में होता है, क्योंकि ये जो लहर थी वो ऐसे माना गया कि सिटीज़ में या शहरों में बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन इसका असर ग्रामीण भाग और अभी आदिवासी भागों में भी दिखा। तो आपका जो प्रश्न था कि ये 15 महीने आपके कैसे रहे, तो ये तो किसी भी, मैं कहता हूँ कि कोई भी जो फिजिशियन है या कोई डॉक्टर है उसके लिए स्पेशल ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे जो महामारी है या पैंडेमिक हम बोलेंगे, ये 100 साल में एक बार आता है। तो हमारे लिए तो कम्प्लीटली नई बात है कि आप एक नई बीमारी आ जाती है, आपको उसके बारे में जानना है, उसका निदान करना है और उस पर उपचार करना है, जबकि ये इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं है। तो यूजुअली किताबों में लिखी होती है, वो हम पढ़ते हैं और फिर पेशेंट्स देखते हैं तो प्रैक्टिस रहती है, लेकिन ये बीमारी तो कहीं किताबों में भी नहीं दी है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती गई तो वैसे वैसे सिखाना पड़ा खुद को कि नई नई जानकारी आई, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये बीमारी पहली बार चीन में आई। और लेकिन जिस तरह से ये मतलब इस पे संशोधन हुआ और उस पे वैक्सीन बना, ये तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड है ह्यूमन हिस्ट्री में। इतनी तेज तो कभी कोई वैक्सीन बनी नहीं थी। तकरीबन 6 से 7 साल लगते हैं कोई भी वैक्सीन को बनने के लिए, और यहाँ 1 साल में हमारी वैक्सीन भी बन गई और लोगों को टीके भी देना शुरू हो गया। तो ये रिमार्केबल था और दिक्कत वाला भी था, चूंकि सभी आपको मतलब नया है, आपको जानना है, और हर दिन जो कि पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हर दिन आपको नई चीज सीखनी पड़ती थी, और जो पहले सीखी वो शायद उसके अगर बावजूद या उसके विरोध में कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको नई इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी। तो काफी मतलब कंफ्यूजिंग और दिक्कत वाला सिनारियो निर्माण हो जाता है। और स्पेशली आप रूरल और ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हो तो आपके पास डायग्नोसिस या निदान करने के लिए बहुत सारे उपकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो उसके कारण और भी दिक्कतें आती है। और नई बीमारी के बारे में ग्रामीण लोगों को या आदिवासी विभाग में रहने वाले या आदिवासी गांव में रहने वाले लोगों को उसके बारे में बताना, ये और ही एक बड़ा चैलेंज होता है,
क्योंकि सिंपल सी चीज़ों पे काम करने में आदिवासी और ग्रामीण भागों में सालों लग जाते हैं। जैसे मलेरिया पे हम लोगों ने 50-60 साल जब भारत में काम हुआ, तो अभी मलेरिया थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो जो सामाजिक आरोग्य है उसमें काफी समय लगता है चीजें बदलने के लिए, और ये तो कम्प्लीटली नई बीमारी है। तो ये अलग ही चैलेंज था ट्राइबल और रूरल एरिया में। तो डॉक्टर योगेश, अगर हम देखें कि जहां हम तक डेटा की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये समझ में आया है कि पिछले साल जब ये पेंडेमिक आया था, महामारी आई थी, तो ग्रामीण भारत उसकी चपेट में उतना नहीं आ पाया था। पर जो हम सेकेंड वेव की बात करते हैं, दूसरी लहर की, तो वो हमारा ग्रामीण भारत पूरी इफेक्ट हुआ, और हमने भी गांव कनेक्शन ने खुद इसमें रिपोर्टाज भी काफी किया। आप थोड़ा सा ट्राइबल एरियाज के बारे में हमें बता सकते हैं कि कितना अफेक्ट हुआ है हमारा आदिवासी जो एरियाज हैं कोविड-19 को लेकर इस वर्ष? इसमें मतलब आंकड़ों में ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। मतलब ये तो हर बार ही रहा है कि आदिवासी विभागों के या आदिवासी लोगों के बारे में भारत में इंफॉर्मेशन बहुत कम रही है हेल्थ के बारे में, और कोविड के बारे में भी वही सच है। तो जो मैं कहूँगा वो एनेक्डोटल, मतलब मेरे जो अनुभव के तौर पे रहेगा वो रहेगा। पहली वेव में हमने देखा कि ग्रामीण आदिवासी भागों में इसका असर कम था, और जो सेरो सर्वे किया आईसीएमआर में उसमें भी सिर्फ 3% लोग आदिवासी भागों में इससे मतलब प्रभावित थे। लेकिन सेकंड वेव में ये सब चेंज हुआ। मतलब सेकंड वेव में काफी जोर से ये वेव आई। अगर हम गढ़चिरौली की आंकड़ेवारी अगर देखें, गढ़चिरौली आदिवासी बहुल जिला है, तकरीबन 40% पॉपुलेशन आदिवासी है। तो उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो मार्च 2020 से मार्च 2021 तक 10,000 केसेस ये जिले में डायग्नोस हुई थी, और तकरीबन 100 मृत्यु हुए थे। मार्च अप्रैल और मई में अकेले महीने में तकरीबन अप्रैल में अकेले महीने में तकरीबन 10,000 और केसेस जुड़ गई और 300 मृत्यु जुड़ गए। और मई में वही तकरीबन ये था कि 10,000 नए केसेस और 300 मृत्यु। तो पिछले साल के हिसाब में ये 2 महीनों में काफी ज्यादा, मतलब अगर हम देखें तो 6 गुना ज्यादा मृत्यु हुए, और केसेस भी तकरीबन तिगुना हो गई। तो आदिवासी भाग में भी इसका काफी प्रभाव रहा। क्या आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है डॉक्टर योगेश की इस बार जो है, ओके जनरली हमारी समझ ये होती है कि आदिवासी जो है मेन स्ट्रीम में सो कॉल्ड नहीं है, अलग हटके रहते हैं। आपके हिसाब से क्या कारण है कि आदिवासी एरियाज भी इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुए कि जहां एक साल में जितना केसेस आया वो 1 महीने में आपको जैसे गढ़चिरौली में मिल गया? जी, इससे फिर इस पे ये डिपेंडेंट रहता है कि आदिवासी जो लोग हैं उनका मेन स्ट्रीम से कितना संबंध है। तो अगर उनका आना जाना काफी है मेन सिटीज से, तो फिर इसमें ये तो वेव वहाँ फैलने वाली है। और आदिवासियों में भी अलग अलग तरह का बर्ताव होता है। कुछ लोग हैं बहुत जंगल में इंटीरियर में रहते हैं, तो उनमें थोड़ी संभावना कम हो जाती है। लेकिन इस बार उड़िया में बोंडा ट्राइब करके काफी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, तो उसमें भी केसेस हो गई। तो ये सब मतलब 2 चीजें हैं। एक तो ओवर द ईयर्स आदिवासी जो समाज था उसका बाकी शहरों से संबंध धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और ये वायरस भी जो वेरिएंट इंडिया में आया, डेल्टा वेरिएंट, वो काफी इन्फेक्शियस है, तो बहुत जल्दी ये फैला। तो ये दोनों कारण आदिवासी इलाकों में हमें केसेस ज्यादा दिखने मिली। इसी में 2 चीजें डॉक्टर योगेश, एक तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि जैसे अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो ट्राइबल एरियाज में बहुत कम डॉक्टर्स हैं, ट्रेन्ड डॉक्टर्स जो जाके काम करना चाहते हैं। क्या कारण है कि आप चाहे वो 10 साल आपने बाहर पढ़ाया भी यूएस में और वापस आके आप पिछले 10 साल से ट्राइबल एरियाज में काम करें? एक तो आपका पर्सनल रीजन कि क्यों आप जुड़े इससे, और दूसरा ये चीज कि जब हमें रिस्पॉन्ड करना होता है हेल्थ क्राइसिस को ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी एरियाज में, किस तरह के चैलेंजेस, स्पेशल चैलेंजेस जो आते हैं वो? तो आपका जो पहला प्रश्न था कि मैं क्यों आया, तो मैं अमेरिका में 10 साल रहा और वहाँ रिसर्चर के तौर पे रहा। मैंने न्यूरोलॉजी भी पढ़ाया वहाँ पे। तो मुझे 10 साल में रिसर्च की ताकत समझ में आई कि आपके पास आंकड़े होने चाहिए। अभी देखिए हम बात कर रहे हैं कि ट्राइबल एरिया कितना अफेक्ट हुआ, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तो आंकड़ों के बिना आप कोई भी मतलब प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर सकते। सो एक कहावत भी है कि इन ऑर्डर टू मैनेज यू हैव टू मेजर। तो ये मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आंकड़ेबारी संशोधन बहुत जरूरी होता है कि आप कोई भी समस्या को सुलझाए। तो
तो 10 साल में मुझे ये संशोधन की ताकत समझ में आ गई थी। तो मैं सोच रहा था फिर कि ये मेरा संशोधन ऐसे लोगों के काम में आए जिनको बहुत ज़रूरत है। अमेरिका में तो काफ़ी आपको संशोधक मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो संशोधन हो वो लोगों के काम में आए। तो इसलिए मैं वहाँ का मैं छोड़ के एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज करके मैंने इसको लिया कि एक बौद्धिक तौर से आपका एक आह्वान है, इसको आप बौद्धिक आह्वान के तौर पे आप लो और आपकी जो बुद्धिमत्ता है या आपके जो स्किल्स है आप इसमें यूज करो। तो ये सोच के मैं फिर 10 साल पहले आदिवासी इलाकों में काम करने आया और अनुभव बड़ा ही अच्छा रहा, रोचक रहा। अलग क्या होता है आदिवासी इलाकों में, तो दो चीजें अलग होती है। एक तो हम जब हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं तो हेल्थ केयर डिलीवरी और हेल्थ केयर एक्सेस, ऐसे दो चीजें होती है। तो दोनों आदिवासी क्षेत्रों में मतलब कम होती है। तो एक तो चूंकि आदिवासी लोग अभी भी काफी हद तक रूरल एरिया में रहते हैं, दूर दूर छोटे छोटे गांव में रहते हैं, तो वहां तक हेल्थ सिस्टम की पहुंच बहुत कम होती है। वहां तक जाना, कई बार इंटीरियर में जाना, वहां हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचती नहीं है। तो ये एक उसका एक अंग है। कई बार कुछ आदिवासी एरियाज है भारत में जो नक्सलिज्म से अफेक्टेड है, तो वहां भी जाने के लिए लोग डरते हैं। तो ये एक कारण हुआ। और दूसरी बात है कि आदिवासी संस्कृति जो है उसमें जो ट्रेडिशनल हीलर्स है, उनके जो बैदू है या पुजारी है, उन पे ज्यादा विश्वास रहने के कारण उनका जो हेल्थ केयर सीकिंग होता है, तो पहले तुरंत वो मॉडर्न निकल केयर की तरफ नहीं आते हैं। पहले वो जाके उनके ट्रेडिशनल पद्धति से, उनके जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं उनके पास जाएंगे। तो इसके कारण थोड़ी देरियां हो जाती है और काफी बार तो प्रिवेंटेबल डेथ्स भी हो जाती है। तो ये दो कारणों के कारण मतलब इन एरिया में काम करना चैलेंजिंग हो जाता है। और दूसरा एक होता है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम होती है वो आदिवासियों के बारे में रिस्पेक्टफुल नहीं होती है। मतलब आपको अगर आदिवासी एरिया में काम करना है तो आपको उनकी कल्चर्स कस्टम्स समझनी चाहिए, क्यों ऐसे बने हैं कल्चर्स कस्टम्स वो समझनी चाहिए। और कम्युनिटी के साथ काफी काम करना होता है और धीरे 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 चेंजेस आते हैं। तो वो करने की मतलब रुचि और क्षमता दोनों हेल्थ सिस्टम ने हमने बिल्ड नहीं की है कि इनको इक्विटी के तौर पे देखा जाए। तो इनके साथ आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये समाज काफी हद तक मेन स्ट्रीम से मतलब अलग ही रहा या मार्जिनलाइज ही रहा। तो इनके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत होती है और ऐसे स्पेशल एफर्ट्स नहीं लिए जाते हैं। पर इसमें काफी दफा डॉक्टर योगेश ये भी बात आती है कि सरकार अगर कोशिश करती है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको 2 साल का रूरल ट्रेनिंग में भेजा जाए या कभी फाइन लगा के करा जाए, क्या कारण है कि ऐसे ग्रामीण भारत में जाकर हमारे मेडिकल डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते हैं? आई एम श्योर अदर सेक्टर्स में भी ये इशू है, बट आपसे मैं स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के बारे में जानना चाहूंगी। जी, एक तो है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बार अच्छा नहीं होता है। तो एक तो आप मेडिकल मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ सुविधाएं नहीं होती है, वहाँ रहने की भी ठीक से सुविधाएं नहीं होती है। दूसरा, अगर ये भागों में अगर नक्सलिज्म है तो लोग वहाँ जाने के लिए डरते हैं। और तीसरा, जो मतलब मेडिकल डॉक्टर्स है वो सिटी में मतलब पढ़े बड़े हुए हैं और उनके लिए एस्पिरेशनैलिटी ये होती है कि वो बड़े सिटी और बड़े सिटी में जाए। जैसे अब अगर वो बम्बई में मतलब अगर महाराष्ट्र के कोई छोटे सिटी में होगा तो उनका एस्पिरेशन रहेगा मैं बम्बई जाऊं वहां सीखूं या दिल्ली जाऊं वहां सीखूं, या उसके आगे भी आप वेस्टर्न कंट्री में जाके सीखना चाहते हो। तो उनके एस्पिरेशनैलिटी का वो भाग नहीं है। तो उनके लिए लगता है कि मतलब ग्रामीण भागों में जाना उनके लिए ये लगता है कि भाई मेरा रिग्रेशन हो गया, मैं पीछे मतलब मैं पिछड़ा हो गया उसके कारण। जबकि चैलेंजेस उल्टे होते हैं। मतलब अगर हम चाहे तो यूथ ने कंट्री का जो तरुण है उसमें तो नए नए चैलेंजेस लेने चाहिए, तो वो हमारे में वृत्ति नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर योगेश, पिछले 15 महीने की कुछ ऐसी कोई भी ऐसी इंसिडेंट है जो बहुत आपको प्रभावित करी हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें एज अ डॉक्टर, जो आपने एज अ पब्लिक हेल्थ रिसर्चर आपके सामने आई हो, बहुत स्टार को जो आप शेयर कर सकें? जी, मतलब एक तो है कि जो इतने सारे मृत्यु हुए वो बड़ी दुख की बात है। मतलब एक डॉक्टर को तो अच्छा नहीं लगता है, डॉक्टर को अच्छा लगता है कि आप जान बचाएं। जब इतने सारे मृत्यु हो जाते हैं और उसमें भी यंग लोगों के मृत्यु हो जाते हैं, वो बड़ी बुरी बात होती है। लेकिन एक विचित्र चीज जो ग्रामीण और आदिवासी भागों में देखी गई वो ये है कि लोग अस्पताल में आने से भी डरते थे। तो आप बीमार हो लेकिन फिर भी आप डरते हो अस्पताल में जाने से, क्योंकि आपको डर है कि अगर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका शव आपके फैमिली को नहीं दिया जाएगा। मतलब ये तो मतलब पेशेंट्स कई बार फोन करके पूछते थे कि अगर हम पेशेंट को लेके आएंगे और डेथ हो गई तो क्या आप डेड बॉडी देंगे। तो ये तो बड़ा दुखद प्रश्न है कि पहले से आप पूछ रहे हो कि आप डेड बॉडी दोगे कि नहीं।
तो ये बड़ी मतलब डर पूरे मतलब ग्रामीण और आदिवासी भागों में ये जो रिस्पांस है पैंडेमिक को, वो डर का है। तो लोगों को टेस्ट करने से भी डर लगता है। पेशेंट ओपीडी में आएंगे तो वो बोलेंगे कि आप हमारा कोरोना का टेस्ट नहीं करना, हमको कोरोना नहीं है। तो आप बताने के बावजूद आपको लग रहा है कि ये पेशेंट को कोरोना है, फिर भी वो स्पष्ट बोलेंगे कि हमें नहीं करनी है टेस्ट। दूसरा है कि अगर आपका डायग्नोसिस हो गए तो मतलब हमने पेशेंट्स को डायग्नोस किया और बताया कि आपको कोरोना है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, वो बोले नहीं, हम बिल्कुल एडमिट नहीं होंगे क्योंकि हमें घर जाना है। तो इसका कारण कई सारी अफवाहें थी कि आप भर्ती हो गए अस्पताल में तो आपकी किडनी निकाल दी जाएगी और आपको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो मुझे पहले लगा है कि ये गढ़चिरौली के ग्रामीण भागों में ही अफवाह है, लेकिन बाद में न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा पंजाब में भी ऐसी ग्रामीण भाग में अफवाहें थी। तो ये ऐसे अफवाहों के कारण लोगों को बड़ा डर लगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम है, 70-75 सालों से काम कर रही है, बाकी भी प्राइवेट सेक्टर है, काम कर रहे हो, लेकिन विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास की कमी बड़ी मतलब दुखदाई थी कि आप सही रास्ता बता रहे हो फिर भी पेशेंट भर्ती नहीं होना चाह रहे। तो ये एक बड़ी बात मतलब मन को लग गई इस पैंडेमिक में। जी। डॉक्टर योगेश, इसी से जुड़े हुए जैसे अगर हम आप जो बात कर रहे हैं कि विश्वास लोगों का नहीं हेल्थ सिस्टम पे रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक हमारे लिए भी एक कम्युनिकेशन चैलेंज भी रहा है पिछले 70-75 सालों का, कि कभी हम लोग ग्रामीण भारत हो चाहे वो हमारे आदिवासी समुदाय हो, उनको उनके लेवल पे जाकर उनकी भाषा में हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए एज फार एज हेल्थ इश्यूज आर कंसर्न, चाहे वो जैपनीज एंसेफेलाइटिस की हम लोग बात कर रहे हैं या फिर मलेरिया की बात कर ले या किसी भी और तरह की बात कर ले, जहां पे हमने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज किया है लोकल नीड्स के हिसाब से, वहां रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। आपको किसी कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए आपको वो कम्युनिटी को समझना पड़ता है, उनकी प्रथाएं समझनी पड़ती है, उनकी सोच कैसे समझनी पड़ती है। आदिवासी समुदाय के बारे में हमने ज्यादातर ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं लिए। तो अभी भी, और चूंकि आदिवासी समुदाय ऐसे है कि भारत की लोक संख्या का 8.6% लोक संख्या आदिवासियों की है, तो काफी बड़ा है। मतलब हर 12वां मतलब भारतीय आदिवासी है। लेकिन फिर भी चूंकि वो तकरीबन 700 गुटों में बटे हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे गुट हो जाते हैं और उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है। तो इसके कारण मेन स्ट्रीम से आदिवासी समाज अभी भी अलग ही रहा। और जिस तरह से एफर्ट हमने या सरकार ने, लोगों ने और सरकार ने करने चाहिए, तो वो अभी भी कम ही पड़ रहे हैं। तो ये जरूरी है, जैसे आपने बहुत ही सही मतलब उंगली रखी ये चीज पे कि कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो हमको पता ही नहीं कि कैसे हम कम्युनिकेट करें इन समाजों से। और दूसरा कि ये कम्युनिटीज के आपको साथ जाके प्यार से उनके साथ काम करना पड़ता है, तो वो भी नहीं हो रहा है। और डॉक्टर योगेश, अभी जैसे ऑल्दो हमारे नंबर्स जो है सेकेंड वेव के बाद काफी हद तक कम आ गए हैं, पर अब जैसे हम देखें धीरे धीरे ये नंबर्स फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमने चाहे दिल्ली का आंकड़ा देखा, महाराष्ट्र का देखा, आंध्रा का देखा है, केरला का देखा है, असम, जम्मू कश्मीर में भी नंबर्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। और ये पूरी बात हो रही है थर्ड वेव की, कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी। एज अ पब्लिक हेल्थ रिसर्चर आप इसको क्या देखते हैं? थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितनी खराब होगी, क्या ये बच्चों के लिए ज्यादा खराब होगी? ये सब काफी सवाल हमारे दर्शकों के मन में रहते हैं। जी बहुत अच्छे सवाल है। पहले तो एक चीज है कि पहले एक प्रश्न हमने खुद को पूछना चाहिए कि ये वायरस अभी भी है इंडिया में कि चला गया। तो उसका आंसर है कि जब तक पेशेंट है उसका मतलब है वायरस है, वायरस घूम रहा है हमारे इर्द गिर्द। वो केसेस कम क्यों हुई, सेकंड केस कम क्यों हुई? क्योंकि हमने घूमना फिरना कम कर दिया, तो ताकि जो वायरस है वो फैलना कम हो गया। और दूसरा चीज हुआ कि हमने टीके लगवाना शुरू कर दिया, तो टीके लगवाने के कारण भी केसेस कम हुई है। लेकिन जैसे ही मोबिलिटी या लोगों का घूमना फिरना बढ़ेगा, वैसे थर्ड वेव आनी ही वाली है। अगर हम बाकी देशों में देखें, यूएस को देखें या इंग्लैंड को देखें या अमेरिका को देखें, तो वहां भी थर्ड वेव आई है। तो थर्ड वेव मतलब आने वाली है, इसमें तो जो पब्लिक हेल्थ रिसर्चर है या स्पेशलिस्ट है उनकी तो कोई दो राय नहीं है। थर्ड वेव आने ही वाली है। प्रश्न ये रहेगा कि कितनी बड़ी आएगी थर्ड वेव, सेकंड वेव से बड़ी आएगी इसकी, सेकंड वेव से छोटी आएगी। यहाँ पे भी पब्लिक हेल्थ रिसर्चर का मानना है कि संभावना ये है कि छोटी हो वेव। और वो मानने के पीछे ये मान्यता है कि काफी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है सेकंड वेव में, तो उनमें फिर से इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहेगी। शून्य तो नहीं होती, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन काफी होने के कारण उनसे तुरंत फैलना महामारी, उसकी संभावना कम रहेगी।
और दूसरा वैक्सीनेशन भी हुआ है। तो ये दो चीजों के कारण हम अपेक्षा कर सकते हैं कि थर्ड वेव छोटी हो। इसमें सिर्फ एक समस्या है, अगर ये वायरस फिर से म्यूटेट होता है और जो नया बदला हुआ वायरस है वो अगर ये वैक्सीन को नहीं मानता है तो फिर एक संभावना है कि थर्ड वेव बड़ी आ जाए। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन पूछा कि बच्चों की क्या रिस्क है, तो ये काफी बार बोला गया है कि बच्चों में रिस्क ज्यादा है। इसके कारण दो तीन है। एक तो जो वैक्सीन लग रही है वो एडल्ट्स को और जो वयस्क हैं उनको लग रही है, तो बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, तो इसके कारण बच्चों में संभावना ज्यादा होने का एक मतलब आप एक सोच सकते हैं। दूसरा ये है कि बच्चों में ज्यादा सेकंड वेव में ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। इसका कारण ये है कि सेकंड वेव ही बड़ी थी, तो जब वेव बड़ी आएंगी तो ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, तो ज्यादा बच्चे भी प्रभावित होंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा कि मतलब जो प्रोपोर्शन है बच्चों का उससे ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। तो वो एक उसका कारण मतलब उसके अगेंस्ट है। और तीसरा ये दो चीजों से लोग सोचते हैं कि बच्चों में ज्यादा प्रभावित हो जाए, ऐसे लगता है। और न्यूज में भी कई बार न्यूमरेटर ही दिया जाता है, मतलब न्यूज आएगी कि ब्राजील में इतने बच्चों को हो गया, लेकिन वो प्रमाण नहीं बताएंगे कि 100 में से कितने बच्चों को हुआ। तो उसके कारण भी हम लोग न्यूमरेटर से काफी, प्रेस में काफी न्यूमरेटर ही चलता है, और हम पब्लिक हेल्थ में हम हर बार डिनोमिनेटर से जाते हैं कि 3000 लोगों को हो गया तो कितने बच्चों में से 3000 को हो गया, या टोटल पॉपुलेशन में कितना हुआ। तो अभी हम यूनिसेफ का डेटा देखते हैं तो बच्चों में जो मृत्यु का दर था वो काफी कम था, 0.5% से ज्यादा था, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी वही दिख रहा है। तो ऐसे कहीं नहीं हुआ कि ज्यादा बच्चे मतलब मृत्यु ज्यादा है बच्चों में या इन्फेक्शन ज्यादा है बच्चों में, ऐसा कहीं नहीं दिखा है अभी तक। और अभी कुछ दिन पहले ही एम्स ने कुछ अभ्यास किए कि बच्चों में एंटीबॉडीज का प्रमाण कितना है बड़ों के कंपैरिजन में, तो वो भी ऐसा दिखा कि बच्चों में एंटीबॉडीज का प्रमाण उतना ही है जितना बड़ों में है। तो इसका कारण है कि बिना वैक्सीन लगाए भी ये जो इन्फेक्शन फैल गया तो बच्चों में भी फैल गया वो, और बच्चों इतने ज्यादा बच्चे प्रभावित नहीं हुए। तो ये तीन मतलब दो तीन कारण देखते हुए ऐसे मानने के लिए कोई डेटा नहीं कि तीसरी वेव बच्चों में आएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगेश। बस एक आखिरी सवाल है कि जो आप वैक्सीन की बात कर रहे थे, टीकाकरण की, उसकी हमने जहां तक देखा है कि काफी एक वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको बोला जा रहा है, और वो आदिवासी समुदाय में भी निकल कर आ रही है। और क्योंकि जैसा आपने बोला है, वैक्सीन एक तरह का प्रोटेक्शन है हमें इस महामारी के खिलाफ। तो अगर हमें ये वैक्सीन जो हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी को आदिवासी समुदाय में डील करना है, तो आपके हिसाब से क्या कुछ वो 4-5 चीजें हैं जो सरकारों के लिए और बाकी सब ग्रुप्स के लिए करना बहुत जरूरी है? कि सबसे पहले जैसे आपने पहले ही बताया था कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको प्रभावी ढंग से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आदिवासी समाज में आपने अगर ठीक से उनको बताया, उनके प्रश्नों को उत्तर दिया तो वो नहीं लेंगे, ऐसी वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा ये है कि वैक्सीन हेजिटेंसी सभी जगह होती है, मतलब शिक्षित लोगों में भी वैक्सीन हेजिटेंसी होती है। कई बार मतलब मैं शहर में देखता हूँ तो कई लोगों ने नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने भी नहीं लिए है। और अमेरिका में भी आप देख रहे हो तो बड़े तौर पे वैक्सीन हेजिटेंसी है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी होती ही है, उसको कम कैसे किया जाए ये चैलेंज होता है। तो सबसे पहले आदिवासी भागों में काम करना है, तो आपके जो लोकल लीडर्स है आदिवासी भाग में, उनका लोग सुनते हैं, आपका नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको आउटसाइडर कंसिडर किया जाता है। तो जो वहाँ पे काम कर रही संस्थाएं हैं, मतलब सामाजिक संस्थाएं हैं, या वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो पुजारी है, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। उनके प्रश्न होते हैं और कई बार काफी अच्छे प्रश्न होते हैं जो जिसका उत्तर देना कोई जरूरी नहीं समझता है, क्योंकि जाके बस सबको अभी जाके वैक्सीनेट करवा देना है, और आप अगर बहुत प्रश्न पूछने लगे तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि भाई आप जाके कम्युनिटी में लोगों से बात करो, उनके जो प्रश्न है उनके उत्तर दो। तो वो अगर होता है तो लोग सामने आते हैं और वैक्सीनेशन लेते हैं। मतलब मीडिया में मैंने कई जगह पढ़ा है कि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गांव हैं कि जिन्होंने खुद होके आगे आके सबका वैक्सीनेशन करवा लिया। तो ये मुझे बताता है कि आपका अगर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ठीक है, आप रिस्पेक्टफुली ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ काम करना चाहते हो, तो धीरे धीरे चीजें हो सकती है। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन करना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगेश, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कोविड के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, खासकर आदिवासी समुदाय का उस पर क्या असर रहा है और किस तरह से हम आने वाले समय में इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े गांव कैफे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।